Hello everyone, I am Priyanka Gaur. Welcome back to my channel Learning with Pace. क्लास 6 की हिस्ट्री का आज हम लास्ट चैप्टर करेंगे. द चैप्टर नेम इज बिल्डिंग्स, पेंटिंग्स एंड बुक्स. तो बेसिकली हम यहाँ पर किस टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं? हम यहाँ पर गुप्ता एंड पोस्ट गुप्ता एम्पायर के टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं. तो बेसिकली अगर हम गुप्ता एंड पोस्ट गुप्ता एम्पायर के टाइम की बात करें तो उस टाइम पर किस तरीके का आर्किटेक्चर था, किस तरीके का आर्ट था एंड किस तरीके के लिटरेरी सोर्सेज लिखे गए थे, मतलब कौन कौन सी बुक्स लिखी गई थी. तो इन चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर जानेंगे. तो सबसे पहले यहाँ पर एक स्टोरी दी गई है मारुतसामी के बारे में. तो मारुतसामी जो है वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था. एंड मारुतसामी एक्साइटेड इसलिए था क्योंकि एक तो उसने कुतुब मीनार भी देखा, उसके बाद उसने आयरन पिलर भी देखा. तो यहाँ पर मारुतसामी की एक पिक्चर दिखाई गई है. तो मारुतसामी का जो ब्रदर है ना, वो मारुतसामी की व्हील चेयर को आगे खिसकाता हुआ लेकर जाता है. एंड जो रोड थे वो काफ़ी डस्टी एंड पथरीले टाइप के थे, स्टोनी रोड्स थे. लेकिन कुतुब मीनार देखने के बाद वो पहुंचते हैं मेटल रैंप पर और वहां पर उनको दिखता है आयरन पिलर. ठीक है. एंड जैसे ये कुतुब मीनार एंड आयरन पिलर देखते हैं तो ये इनके लिए ऐसा एक्सपीरियंस था जो अनफॉरगेटेबल था, मतलब कभी ना भूलने वाला एक्सपीरियंस. अब हम बात करेंगे आयरन पिलर के बारे में एंड बाद में हम बात करेंगे मेटलर्जी के बारे में. The iron pillar at Mehrauli, Delhi is remarkable example of the skill of Indian craft person. देखो, अगर हम एंशियंट टाइम पीरियड की बात करें तो उस टाइम पर भी जो क्राफ्ट पर्सन थे वो काफ़ी ज़्यादा स्किलफुल थे, मतलब उनमें बहुत योग्यता थी. तो उसका एक एग्जाम्पल है आयरन पिलर. आयरन पिलर कहाँ पर है? मेहरौली में है. मेहरौली कहाँ है? दिल्ली में. तो ये जो आयरन पिलर है ना, तो ये आयरन पिलर इतना ऊंचा है एंड इतना भारी है कि देखने पे आप खुद कहोगे कि वाह भाई, पहले के टाइम पर किस तरीके के क्राफ्ट पर्सन हुआ करते थे, मतलब उनकी बात ही निराली थी. तो ये जो आयरन पिलर बनाया है 7.2 मीटर हाई एंड इसके अलावा इसका वेट जो है वो है 3 टन का. एंड इसको बनाया कब गया? 1500 ईयर्स अगो. अब क्वेश्चन ये आता है कि हमें पता कैसे चलता है कि आयरन पिलर को 1500 ईयर्स अगो बनाया गया? एक्चुअली ये जो डेट है ना, ये हमें पता चलती है आयरन पिलर के इंस्क्रिप्शन से. तो यहाँ पर पहले तो आयरन पिलर की एक आप फोटो देखो. तो ये जो आयरन पिलर है कहाँ है? मेहरौली में है. मेहरौली कहाँ है? दिल्ली में. तो यहाँ पर बेसिकली ना इसके ऊपर इंस्क्रिप्शन है एंड इंस्क्रिप्शन से ही हमें पता चलता है कि इसको 1500 साल पहले बनाया गया था. इसके अलावा इस इंस्क्रिप्शन पर ना एक रूलर का नाम भी है. एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि किस रूलर का नाम है. तो नाम लिखा हुआ है चंद्रा. अब इसी से हम ये थोड़ा सा अंदाजा लगाते हैं कि शायद यहाँ पर चंद्रगुप्त के बारे में बात की गई है एंड गुप्ता डायनेस्टी के जो रूलर है चंद्रगुप्त, उनका नाम यहाँ लिखा गया है. ठीक है. लेकिन यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है जो आपको यहाँ जाननी है कि आज भी ये चीज़ एम्बिग्यूअस है कि यहाँ पर चंद्रगुप्त 1 के बारे में बात की गई है या चंद्रगुप्त 2 के बारे में बात की गई है. तो यहाँ पर मैं आप लोगों को ना थोड़ा सा चैप्टर 10 का रिकॉल करा देती हूँ. देखो, हमने समुद्रगुप्त की फैमिली जीनियोलॉजी पढ़ी थी, तो मैं यहाँ लिखती हूँ एक बार समुद्रगुप्त. तो अगर हम समुद्रगुप्त के फादर की बात करें तो उनका नाम था चंद्रगुप्त 1 एंड समुद्रगुप्त के जो बेटे थे उनका नाम था चंद्रगुप्त 2. तो यहाँ इस आयरन पिलर पर जिस रूलर का नाम लिखा हुआ है तो वो सिर्फ इतना लिखा हुआ है चंद्र. तो आर्कियोलॉजिस्ट को आज तक ये नहीं पता लग पाया कि यहाँ पर चंद्रगुप्त 1 के बारे में बात हुई है या चंद्रगुप्त 2 के बारे में बात हुई है. मतलब ये नहीं पता लग पाया कि समुद्रगुप्त के फादर या समुद्रगुप्त के बेटे किसकी बात हुई है यहाँ पर. लेकिन हाँ, ये जरूर कहीं ना कहीं श्योरिटी है कि यहाँ पर गुप्ता डायनेस्टी की ही बात हुई है. अब इसके अलावा इस आयरन पिलर की खास बात क्या है? बेसिकली इस आयरन पिलर की जो खास बात है वो ये है कि इसको बनाए हुए 15 साल हो गए लेकिन आज भी इस लोहे पर, इस आयरन पर जंग नहीं लगा, रस्ट नहीं लगा. एंड बेसिकली अगर आप लोहा लेते हो तो आपको पता है कि लोहे में तो जंग लगता ही लगता है, राइट. तो यहाँ पर इसकी खास बात यह है कि इस आयरन पिलर पर आज तक जंग नहीं लगा. तो यहाँ पर देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक तो ये बनता है कि आयरन पिलर है कहाँ? मेहरौली में है. फिर दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि कब बनाया गया? 1500 साल पहले. फिर तीसरा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि कौन से रूलर का नाम लिखा है? तो चंद्रा. ठीक है. तो इससे हम कह सकते हैं कि चंद्रगुप्त 2 या चंद्रगुप्त 1 किसी की तो बात की होगी, तो दैट मीन्स गुप्ता डायनेस्टी का रूलर जो है उन्हीं का नाम लिखा हुआ है.
इसके अलावा जो अमेजिंग फैक्ट इसके बारे में वो ये है कि इस आयरन पर आज तक भी जंग नहीं लगा। तो इससे हमें ये पता चलता है कि आज से 1500 साल पहले जो इंडियन क्राफ्ट पर्सन थे वो कितने स्किलफुल थे, क्योंकि लोहे में यूजुअली जंग लग जाता है, लेकिन पता नहीं उन्होंने इस आयरन पिलर को बनाते वक्त किस टेक्नोलॉजी का यूज किया था कि आज तक इस लोहे में जंग नहीं लगा। ठीक है, अब बात करते हैं मेटलर्जी के बारे में। और हाँ, इसके अलावा एक चीज और मैं बता दूं कि जो ये आयरन है ना, ये आयरन पिलर ये है तो दिल्ली में, लेकिन उस टाइम पर दिल्ली में आयरन अवेलेबल नहीं होता था, तो ऐसा कहा जाता है कि ये आयरन जो है शायद ट्रांसिट कराया गया होगा बिहार या झारखंड वाले एरिया से। इसके अलावा मेटलर्जी के बारे में अगर हम बात करें तो मेटलर्जी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है स्टडी ऑफ मेटल्स। दैट मीन्स कि धातु की स्टडी को हम क्या कहते हैं, मेटल की स्टडी को हम कहते हैं मेटलर्जी। एंड जो मेटल्स की स्टडी करते हैं उनको हम कहते हैं मेटलर्जिस्ट्स। ठीक है, तो अगर हम एंशियंट इंडियन मेटलर्जिस्ट की बात करें तो उनका एक बहुत बड़ा योगदान है टूवर्ड्स द मेटलर्जिकल हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। एंड अगर हम आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस की बात करें, मतलब उन आर्कियोलॉजिस्ट की जिन्होंने पास्ट हिस्ट्री के बारे में एक्सकेवेशंस किया है, तो उनसे हमें ये भी पता चलता है कि जो हड़प्पन्स लोग थे ना, ये मास्टर क्राफ्टमैन थे और इनको ना कॉपर मेटलर्जी की बहुत ही ज़्यादा नॉलेज थी। इनको ना कॉपर धातु की ना बहुत ही अच्छी नॉलेज थी बेसिकली। तो इन्होंने क्या करा, हड़प्पन्स ने कॉपर के साथ टिन को मिलाया और एक अलॉय बना दिया। तो कॉपर के साथ टिन को मिलाकर इन्होंने ब्रॉन्ज बना दिया। तो अब आप देखो कि इनको कॉपर की इतनी समझ थी कि कॉपर के साथ टिन मिलाया, एक नया धातु बना दिया, वो था ब्रॉन्ज। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार आ रखा है कि ब्रॉन्ज बनता कैसे है, तो बेसिकली कॉपर एंड टिन के मिक्सचर से। एंड अब देखो कि सिंस हड़प्पन्स जो हैं उनको कॉपर की इतनी नॉलेज थी, कॉपर एंड टिन को मिलाकर उन्होंने ब्रॉन्ज बना दिया, तो इसीलिए हड़प्पन्स को जो है इनके टाइम पीरियड को हम ब्रॉन्ज एज भी कहते हैं। एंड हड़प्पन्स के बाद जो इनके सक्सेसर थे, तो अगर थोड़ा सा मोटा मोटा याद करें तो ये कह सकते हैं कि वैदिक टाइम पीरियड में बेसिकली आयरन को यूज़ किया गया था, मतलब लोहे को यूज़ किया गया था। एंड हमें ये देखने को मिलता है इंडिया में एडवांस टाइप ऑफ आयरन बनते हैं, जैसे कि फोर्ज्ड, रॉट एंड कास्ट आयरन। तो यहाँ पर इन तीनों में से अगर एक प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन की बात की जाए तो वो है रॉट आयरन। ठीक है, अब बात करते हैं बिल्डिंग्स इन ब्रिक्स एंड स्टोन्स के बारे में। तो देखो, आयरन पिलर से हमें ये तो पता चला कि जो पहले के क्राफ्ट पर्सन थे वो कितने स्किलफुल थे, लेकिन नॉट ओनली आयरन पिलर बल्कि अगर हम बिल्डिंग्स की भी बात करें ना, तो जो बिल्डिंग्स आज के टाइम पर सर्वाइव्ड हैं उनसे भी हमें अपेरेंटली ये पता चलता है कि कितने स्किलफुल क्राफ्ट पर्सन थे ये। जैसे कि अगर हम स्तूपास की बात करें तो इन क्राफ्ट पर्सन्स ने स्तूपास को अलग अलग ढंग से बनाया। आपको सेवरल काइंड ऑफ स्तूपास देखने को मिलते हैं, लेकिन उससे पहले तो आप ये देखो कि स्तूपा का मतलब क्या होता है। बेसिकली स्तूपा का मतलब होता है माउंट। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। स्तूपा जो है उसके आपको सेवरल काइंड्स देखने को मिलते हैं। कुछ स्तूपास जो हैं वो राउंड हैं, कुछ टॉल हैं, कुछ बिग हैं, कुछ स्मॉल हैं, लेकिन इनमें भले ही कितने सेवरल काइंड्स हो, भले ही वैरायटी हो स्तूपास में, लेकिन एक कॉमन फीचर आपको हर स्तूपा में देखने को मिलेगा। अब वो कॉमन फीचर क्या है? देयर इज अ स्मॉल बॉक्स प्लेस्ड एट द सेंटर और द हार्ट ऑफ द स्तूपा। कि स्तूपा चाहे राउंड हो, टॉल हो, बिग हो, स्मॉल हो, हर स्तूपा के सेंटर में, या ये कह लो हर स्तूपा के हार्ट में एक स्मॉल बॉक्स रखा हुआ है। जैसे कि ये एक स्तूपा हो गया, इसके बिल्कुल सेंटर में, इसके बिल्कुल हार्ट में क्या रखा हुआ है? एक छोटा सा बॉक्स रखा हुआ है। अब इस बॉक्स में है क्या? बेसिकली इस बॉक्स में ना बुद्धा और उनके जो फॉलोअर्स थे उनके रिमेन्स रखे हुए हैं, बॉडीली रिमेन्स, जैसे कि टीथ, बोन, एशेज, ये चीज़ें रखी हुई हैं। इसके अलावा बुद्धा और उनके फॉलोअर्स के जो बिलोंगिंग्स थे, जैसे कि प्रीशियस स्टोन्स हो गए, कॉइन्स हो गए, ये सारी चीज़ें जो हैं इस स्मॉल बॉक्स में आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, अब इस बॉक्स को क्या कहा जाता है? इस बॉक्स को कहा जाता है रेलिक कास्केट। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये,
ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बात बताऊं तो जो बुद्धा है ना, आपने इनके दो सेक्ट पढ़े थे, हीनयान महायान। तो महायान जो थे वो तो इनकी मूर्तियां वगैरह बनाने लग गए थे। तो बेसिकली बुद्धा ने कभी नहीं कहा कि उनके लिए टेम्पल बनाओ, लेकिन बुद्धा की याद में लोगों ने जो है स्तूपास बनाए एंड स्तूपा के अंदर स्मॉल बॉक्स रखा, जिसके उस बॉक्स के अंदर उन्होंने बुद्धा के एंड उनके इनफैक्ट फॉलोअर्स के भी जो बॉडीली रिमेन्स है वो रखे हैं, उनके बिलोंगिंग्स भी रखे हैं, मतलब सिर्फ बुद्धा की याद में, ठीक है। फिर बाद में रेलिक कास्केट को अर्थ से मतलब मिट्टी से ढक दिया जाता था। तो जैसे कि ये वो स्मॉल बॉक्स है जिसमें जो है बुद्धा के एंड उनके फॉलोअर्स के बिलोंगिंग्स हैं, इसके अलावा बॉडीली रिमेन्स हैं। फिर इसको मिट्टी से ढक दिया जाता था एंड फिर इसके ऊपर एक लेयर और लगा दी जाती थी, इसके टॉप पर एक और लेयर लगा दी जाती थी। अब इस लेयर में या तो ये बेक्ड ब्रिक रखते थे, मतलब वो ईंटें जो तपाई हुई होती थी, या फिर मड ब्रिक रखते थे। एंड फिर इसको ना एक डोम का शेप दे दिया जाता था, मतलब देखो ये डोम शेप ऐसा होता है बेसिकली, ठीक है, मतलब एक गुंबद वाली शेप दे दी जाती थी। तो डोम लाइक स्ट्रक्चर इसको देकर फिर बाद में उसके ऊपर जो है स्टोन स्लैब्स लगा दी जाती थी, मतलब पत्थर लगा दिए जाते थे। अब इसके अलावा यहाँ पर इस डोम के पास में एक पाथ भी बनाया गया। पाथ का मतलब क्या होता है? रास्ता, जिसे हिंदी में कहा जाता है पथ। तो इस पाथ को कहा गया परदक्षिणा पथ, ठीक है। क्या कहा गया? परदक्षिणा पथ। अब जो ये परदक्षिणा पथ है, इसका मतलब क्या होता है? परिक्रमा लगाना, मतलब चारों तरफ परिक्रमा लगाना। तो जो ये स्तूपा है ना, इसके चारों तरफ ऐसे परिक्रमा लगाने के लिए परदक्षिणा पथ बनाया गया। एंड दिस वॉज सराउंडेड विद रेलिंग्स। एंड इस तरीके से ये जो है ना, ये देख रहे हो आप, ये रेलिंग्स होती हैं, इस तरीके से चारों तरफ रेलिंग्स भी थी। इसके अलावा एक मेन गेटवे भी बनाया गया जहां से डिवोटी एंटर कर सकें उस पाथ की तरफ, ठीक है। एंड जो डिवोटीज थे वो मतलब गेटवेज के थ्रू जाते थे एंड इस डोम के चारों तरफ जो प्रदक्षिणा पथ बनाया हुआ था उसके चारों तरफ चक्कर लगाते थे। जैसे कि ये देखो मैंने यहाँ बनाया है ये वाला, और इसके ऐसे चारों तरफ चक्कर लगाते थे, ठीक है। और इसी पथ को कहा गया प्रदक्षिणा पथ, ठीक है। एंड ये चक्कर कैसे लगाते थे? कौन सी डायरेक्शन में? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है, ठीक है। यहाँ से कई बार ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है बेसिकली। तो जो डिवोटी होते थे वो क्लॉकवाइज जो है उस डायरेक्शन में चक्कर लगाते थे, मतलब परिक्रमा करते थे बेसिकली। एंड आप लोगों को मैं बता दूं कि बुद्धिज्म में ही नहीं बल्कि अगर हम हिंदुइज्म की बात करें तो यहाँ पर भी प्रदक्षिणा पथ होते हैं। बेसिकली हमारे धर्म में भी जो है परिक्रमा लगाई जाती है ना, जैसे कि शनिदेव भगवान की जो है उनकी परिक्रमा लगाई जाती है। सो इन द सेम वे हर धर्म में जो है ना एक दूसरे के साथ मिला हुआ है कुछ ना कुछ। सो बुद्धिज्म में जो ये बेसिकली स्तूपास बनाए गए, इनके चारों तरफ जो ये प्रदक्षिणा पथ था ये इसीलिए था ताकि लोग यहाँ पर परिक्रमा लगाएं। एंड जो ये परिक्रमा लगाते थे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होती थी। बोथ रेलिंग्स एंड गेटवेज। तो रेलिंग्स जैसा कि मैंने बताया ये बेसिकली रेलिंग्स होती हैं, गेटवे होता है जो जहां से डिवोटी की मेन एंट्री होती है। तो रेलिंग्स को एंड गेटवेज को डेकोरेट किया जाता था स्कल्प्टर से। तो देखो आप किस तरीके की शिल्पकारी की गई है, बेसिकली ये होते हैं स्कल्प्टर। देखो किस तरीके की ऐसे शिल्पकारी की गई है, अलग अलग चीजें देखो बनाई हुई हैं, ठीक है। इसी को स्कल्प्टर कहते हैं। यहाँ पर देखो ये भी बनाया हुआ है रेलिंग्स के ऊपर, है ना। फाइंड अमरावती ऑन मैप 7। तो अमरावती को एक बार लोकेट कर लेते हैं। ये रहा प्रेजेंट डे आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश की कैपिटल है अमरावती। स्तूपा बहुत ही फेमस है। सो अमरावती में ना एक टाइम पर बहुत ही मैग्निफिशेंट स्तूपा एग्जिस्ट किया करता था। सो मैनी ऑफ द स्टोन कार्विंग फॉर डेकोरेटिंग द स्तूपा वर मेड अबाउट 2000 ईयर्स अगो। सो 2000 साल पहले इस स्तूपा पर स्टोन कार्विंग की गई थी। स्टोन कार्विंग क्यों की गई थी? ताकि इसको डेकोरेट किया जा सके। एंड स्टोन कार्विंग का मतलब होता है पत्थर नक्काशी करना, पत्थरों पर किसी न किसी तरीके की नक्काशी कर दी जाती थी। इसके अलावा जो रॉक्स होती थी, बड़े बड़े चट्टाने जो होती थी, उनको होलो कर दिया जाता था अंदर से। जैसे कि ये रॉक हो गई, उनको अंदर से ऐसे होलो कर दिया जाता था एंड आर्टिफिशियल केव्स बना दी जाती थी। इसके अलावा इन रॉक्स को फिर डेकोरेट भी किया जाता था विद द स्कल्प्टर, मतलब इन पर किसी न किसी तरीके की ऐसी नक्काशी बना दी जाती थी, वॉल्स को पेंट कर दिया जाता था। सो आप देख रहे हो इस तरीके से ऐसे नक्काशी वगैरह बनाना, राइट। इसके अलावा सम ऑफ द अर्लीस्ट हिंदू टेम्पल्स वर ऑल्सो बिल्ट एट दिस टाइम। तो इसी टाइम पीरियड में हिंदू टेम्पल्स भी बनाए गए। अलग अलग डेटीज को लोग वर्शिप करते थे, जैसे कि विष्णु, शिव एंड दुर्गा माँ।
ठीक है, इनके लिए टेम्पल्स बनाए गए एंड इसके अलावा अलग अलग डेटीज को लोग वर्शिप किया करते थे. The most important part of the temple was the room known as Garbhagriha where the image of the chief deity was placed. देखो, अभी हमने जैसे बुद्धिज्म में क्या देखा कि स्तूपा के सेंटर में क्या रखा जाता था, वो रैलिक कास्केट रखा जाता था बेसिकली, जिसमें जिसमें बुद्ध और उनके फॉलोअर्स के रिमेनिंग्स थे, राइट. इसके अलावा अगर हम हिंदुइज्म की बात करें तो जो विष्णु, शिव एंड दुर्गा के टेम्पल होते थे, तो इसमें ना इन भगवान की जो मूर्ति होती थी वो कहाँ स्थापित की जाती थी, गर्भगृह में स्थापित की जाती थी बेसिकली. जैसे कि ये एक टेम्पल हो गया एंड इस टेम्पल में एक ऐसा स्पेसिफिकली प्लेस बनाया जाता था जहां इन भगवान की मूर्ति को स्थापित किया जाता था एंड उसी को कहा जाता था गर्भगृह. तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप ध्यान रखेंगे. तो गर्भगृह में चीफ डेटी मतलब जो जिनका वो टेम्पल होता है बेसिकली, जैसे कि अगर शिव जी का टेम्पल है तो वो चीफ डेटी हो गए, राइट. एंड दुर्गा माँ का टेम्पल है तो वो चीफ डेटी हो गई उस टेम्पल के. तो जो मेन जो मूर्ति होती थी भगवान की, उनको गर्भगृह में रखा जाता था एंड गर्भगृह के पास में ही प्रीस्ट रिलीजियस रिचुअल करते हैं. सो रिलीजियस रिचुअल का मतलब क्या हुआ कि आरती वगैरह करना, पूजा वगैरह करना एंड इसके अलावा जितने भी डिवोटी मंदिर में जाते हैं तो वो गर्भगृह के सामने ही मतलब अपना मत्था टेकते हैं. इसके अलावा वो अलग अलग ऑफरिंग्स करते हैं या वर्शिप करते हैं, ठीक है. तो सारा जो मेन रिचुअल होता है ना वो गर्भगृह के पास में ही होता है, राइट. अब चलिए यहाँ पर बात करते हैं. देखो टॉप पर क्या दिखा रखा है, द ग्रेट स्तूपा एट सांची मध्य प्रदेश. तो यहाँ पर ये स्तूपा दिखा रखा है जिसकी हमने यहाँ बात कर ली है ऑलरेडी. इसके अलावा ये जो स्तूपा था ना, इसको बनने में सेवरल सेंचुरीज लगी थी, काफी साल लगे थे इसको बनने में. एंड वाइल द ब्रिक माउंड प्रोबेबली डेट्स टू द टाइम ऑफ अशोका. तो ऐसा कहा जाता है ये जो ब्रिक माउंड था, मतलब जो ये पत्थरों से बना हुआ, ये आप देख रहे हो ये पत्थर लगाए हुए हैं, ये जो पत्थर हैं ये अशोका के टाइम पीरियड में लगाए गए थे. लेकिन अशोका के बाद जो रूलर्स आए थे, लेटर रूलर्स, उन्होंने फिर रेलिंग्स भी लगवा दी एंड गेटवेज भी लगवा दिए. तो आप यहाँ पर क्या समझे, देखो कि जो ये पत्थर लगे हुए हैं, ये छोटे छोटे आप देख रहे हो ये पत्थर लगे हुए हैं, ये किसके टाइम पीरियड में लगे थे, अशोका के. एंड आर्कियोलॉजिस्ट ऐसा कहते हैं कि ये जो रेलिंग्स लगाई गई थी एंड जो अलग अलग इसमें गेटवेज लगाए गए एंट्री के लिए, तो ये सब लगाए गए थे अशोका के बाद के टाइम पीरियड में, जो आगे रूलर्स आए थे अशोका के बाद में, ठीक है. लेफ्ट में आप देखो ये आप स्कल्पचर देख रहे हो अमरावती का, ठीक है. तो यहाँ पर आप देखो कि ऐसे एनिमल्स वगैरह दिखाए हैं, यहाँ पर एक विंडो दिखाई है, यहाँ पर एक विंडो दिखाई है, विंडो में झांकते हुए इंसान दिखाए हुए हैं. यहाँ पर देखो एक जो मैन विमेन है वो एक लाइन में खड़े हुए हैं. इसके अलावा यहाँ पर लोग वर्शिप कर रहे हैं. तो इस तरीके की चीज़ें जो है इसमें दिखाई गई हैं. तो ये होता है स्कल्पचर बेसिकली, राइट. तो अभी हमने अमरावती के बारे में पढ़ लिया, सांची स्तूपा के बारे में भी जान लिया. तो यहाँ आप एक बार अगर टॉप पर देखोगे तो ये एक टेम्पल बनाया हुआ है. ये टेम्पल कहाँ है, भीतर गांव में. एंड भीतर गांव कहाँ है, उत्तर प्रदेश में. तो ये जो टेम्पल है ना बेसिकली इसको 1500 साल पहले बनाया था. कब बनाया था, 1500 साल पहले. एंड वॉज मेड ऑफ बेक्ड ब्रिक एंड स्टोन. एंड इसको बनाया गया था तपी हुई ईंटों से, जो तपाई हुई ईंटें होती है उनसे, एंड स्टोन से मतलब पत्थरों से. तो ये जो टेम्पल है ये है भीतर गांव में. इसको 1500 साल पहले बनाया गया. भीतर गांव है उत्तर प्रदेश में. अब बात करते हैं महाबलीपुरम के बारे में. महाबलीपुरम में जो टेम्पल्स हैं उनको हम कहते हैं मोनोलिथिक टेम्पल. पहले तो मैं आप लोगों को महाबलीपुरम दिखा देती हूँ. ये देखो आप इस मैप पर लोकेट कर सकते हो, ये है महाबलीपुरम, ठीक है, जो सदर्न पार्ट में पड़ता है. तो महाबलीपुरम में जो टेम्पल्स बनाए गए उनको हम कहते हैं मोनोलिथिक टेम्पल. तो ये है एग्जाम्पल मोनोलिथिक टेम्पल्स का. अब इन टेम्पल्स को मोनोलिथिक क्यों कहते हैं, इसके पीछे रीजन क्या है. ईच ऑफ दीज वॉज carved out of huge single piece of stone. That means कि हम इन टेम्पल्स को मोनोलिथिक इसलिए कहते हैं क्योंकि इन टेम्पल्स को एक ही पीस ऑफ स्टोन से काट कर बनाया गया. मतलब एक ही पत्थर लिया, उसी पत्थर को काट काट कर टेम्पल बना दिया, ठीक है. देखो मोनो का मतलब होता है एक, लिथिक का मतलब होता है स्टोन. तो क्या हो गया इसका मतलब एक स्टोन. तो जैसे एक स्टोन ये लिया और इसी पर ऐसे काटा पीटी पूरी ऐसे कर दी और इसको एक जो है शेप दे दी.
तो इसीलिए इनको मोनोलिथिक टेम्पल्स कहा गया। वाइल ब्रिक स्ट्रक्चर, अगर सपोज करो आप ईंटों से कुछ बना रहे हो, तो आप ईंटों से जब भी बनाते हो तो आप ईंटों की लेयर्स ऐड करते हो, मतलब आप नीचे से शुरू करते हो और ईंटों को ऐसे लेयर बनाकर ऊपर की तरफ लेकर जाते हो, ठीक है। लेकिन अगर आप कुछ रॉक से या स्टोन से बनाने जा रहे हो तो जो कटर्स होते हैं, मतलब जो स्टोन काटने वाले जो लोग होते हैं, वो ऊपर से काम शुरू करते हैं। जैसे कि अगर मैं ये आप लोगों को डिफरेंस बताऊं ईंट का और पत्थर का, ये है एक पत्थर, तो अगर यहाँ पर टेम्पल बनाना है तो पत्थर को ऊपर से काट कर नीचे आया जाएगा, वेयर एज अगर कोई चीज़ ईंट से बनानी है तो ईंटों को नीचे से शुरू किया जाएगा और उसकी लेयर बनाकर उसको ऊपर तक लेकर जाया जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके की बात यहाँ कही गई है। फिर यहाँ बात कही है आयोल के बारे में। आयोल जो है ये चालुक्याज की कैपिटल थी एंड यहाँ पर 1400 ईयर्स अगो मतलब लगभग 1400 साल पहले दुर्गा माँ का टेम्पल बनाया गया। चलिए अब भीतर गांव के बारे में ही बात कर लेते हैं यहाँ पर। अगर हम भीतर गांव की बात करें तो ये बेसिकली है कानपुर डिस्ट्रिक्ट में एंड उत्तर प्रदेश में ये पड़ता है। भीतर गांव में जो टेम्पल है ना, इसके ऊपर टेम्पल के ऊपर शिखर बनाया जाता था और शिखर को रखा कहाँ जाता था, ऑन द एग्जैक्ट टॉप ऑफ गर्भगृह। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये है गर्भगृह और इसके ऊपर ऐसे शिखर बना दिया जाता था, मतलब शिखर लगाया जाता था एंड शिखर जो है वो गर्भगृह के एग्जैक्ट टॉप पर ही होता था। तो बेसिकली शिखर जो है ना, ये एक मार्क, एक निशानी है कि ये एक सैक्रेड प्लेस है, क्योंकि शिखर जो है वो गर्भगृह के ऊपर ऐसे टॉप पर लगाया जाता था, बनाया जाता था। तो शिखर को देखकर लोग समझ जाते थे कि भाई ये जो है ना, ये प्लेस, ये सैक्रेड प्लेस है, ये एक पायस प्लेस है, एक पवित्र प्लेस है। एंड शिखर को बनाने में प्रॉपर प्लानिंग लगा करती थी। मोस्ट टेम्पल्स ऑल्सो हैड अ स्पेस नोन एज मंडप। तो बहुत सारे टेम्पल्स में एक बड़ा सा स्पेस भी होता था जिसे कहा जाता है मंडप। अब ये मंडप क्या है, बेसिकली मंडप एक तरीके का एक हॉल हो गया ये, एंड उस हॉल में बहुत सारे डिवोटीज जो होते थे, बहुत सारे जो लोग होते थे वो असेंबल होते थे, राइट। एंड वो भी मतलब ऐसे रिलीजियस रिचुअल करते थे। तो सब लोग जो है मंडप में बैठते थे, बैठकर पूजा करते थे भगवान की, असेंबल होते थे, राइट। इसके अलावा अब महाबलीपुरम एंड एहोल दोनों को एक बार मैप पर लोकेट करो। तो महाबलीपुरम मैंने दिखाया, ये है एहोल। सम ऑफ द फाइनेस्ट स्टोन टेम्पल्स वर बिल्ट इन दीज टाउन्स। तो बेसिकली स्टोन टेम्पल्स जो हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है ना कि जो फाइनेस्ट स्टोन टेम्पल्स हैं, मतलब बहुत ही सुंदर एंड बहुत ही स्किलफुल तरीके से बनाए हुए जो स्टोन टेम्पल्स है वो एहोल एंड महाबलीपुरम में पाए जाते हैं। और पत्थरों के टेम्पल ये बने हुए हैं, ध्यान रखना। जैसे कि यहाँ पर उसका एग्जाम्पल एक ये दिखाया भी हुआ है। अब क्वेश्चन ये आता है कि जब ये लोग स्तूपास एंड टेम्पल्स को बनाते होंगे तो किस तरीके की डिफिकल्टीज इनको फेस करनी पड़ती होंगी। देयर वर सेवरल स्टेजेस इन बिल्डिंग अ स्तूपा और अ टेम्पल। देखो टेम्पल एंड स्तूपा को बनाने में अलग अलग स्टेजेस होती हैं। जैसे कि पहला तो ये है कि टेम्पल एंड स्तूपा बनवाना अपने आप में एक एक्सपेंसिव अफेयर है, इसमें मतलब खूब सारा पैसा लगता है। तो जाहिर सी बात है कि पैसा राजा रानी के पास है, तो किंग एंड क्वींस जो होते होंगे वो पैसा खर्च करते होंगे। इसके अलावा राजा और रानी जो होते थे ना उस टाइम पर, जो रूलर्स होते थे, उनकी शानो शौकत बनती थी कि भाई जितना ऊंचा टेम्पल, जितना शानदार टेम्पल, उसी हिसाब से राजा की शानो शौकत बढ़ती थी लोगों की नज़रों में। अब इसके अलावा उनको किस किस डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ता था जो स्तूप एंड टेम्पल बनाते थे। तो पहला तो ये था कि भाई अच्छी क्वालिटी का स्टोन कहाँ मिलेगा। तो पहले तो अच्छी क्वालिटी का स्टोन ढूंढना पड़ता था, क्वेरी करना पड़ता था उसको, राइट। इसके अलावा अगर अच्छी क्वालिटी का स्टोन मिला तो उसे केयरफुली ट्रांसपोर्ट करना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था। फिर इसके अलावा दीज रफ ब्लॉक्स, मतलब जो ये रफली चट्टाने होती थी, मतलब ये खुरदुरी सी जो चट्टाने होती थी, इनको एक शेप देनी पड़ती थी एंड शेप देने के बाद इनको कार्व किया जाता था, पिलर्स बनाना। फिर इसके अलावा पैनल्स फॉर वॉल, मतलब दीवारों के पैनल बनाना, ठीक है।
इसके अलावा फ्लोर्स बनाना, सीलिंग्स तैयार करना, ये सारी चीज़ें जो है एक रॉक से ऐसे तैयार करना बहुत डिफ़िकल्टी वाला काम होता था। फिर सबसे मुश्किल काम ये होता था कि ये जो पिलर्स वगैरह हैं इनको ना प्रॉपर ऐसे राइट पोजीशन में प्लेस करना अपने आप में एक मुश्किल काम होता था। यहाँ पर लेफ्ट में एक जैन मोनेस्ट्री दिखाई है, ओडिशा में है ये, एंड इसमें ना ऐसे दो स्टोरी हैं, मतलब दो ऐसे मंजिलें दिखाई हुई हैं। बेसिकली यहाँ पर जैन मंक रहते थे एंड यहाँ पर रहकर वो मेडिटेट किया करते थे। इसके नीचे ये जो है यहाँ पर एक स्कल्प्टर दिखाया गया है। ये स्कल्प्टर है न्यू दिल्ली में जो नेशनल म्यूजियम है ना, उसी का स्कल्प्टर ये दिखाया गया है एंड ये बताया गया कि देखो किस तरीके से उस टाइम पर हाथ से नक्काशी होती थी, मतलब किस तरीके से ऐसे कार्व किया जाता था स्टोन पर, ठीक है। क्योंकि उस टाइम पर देखो मशीन वगैरह तो होती नहीं थी, तो सारे काम मैन्युअली होते थे, लेकिन फिर भी देखो कितना प्रिसाइजली अच्छे तरीके से कट किया हुआ है और एक शेप दी गई है। इसके अलावा जो क्राफ्ट पर्सन इतने सुंदर सुंदर स्प्लेंडेड स्ट्रक्चर बनाया करते थे, तो उसका उन्हें इनाम भी मिलता था। इनाम कौन देते थे? राजा और रानी। तो जो रूलर्स होते थे वो इन क्राफ्ट पर्सन्स को अपनी ट्रेजरी से कुछ ना कुछ इनाम दे दिया करते थे, जैसे कि कुछ ना कुछ पैसा दे दिया करते थे, क्योंकि ये क्राफ्ट पर्सन इतने सुंदर तरीके से स्कल्प्टर बनाते थे, इतने सुंदर स्ट्रक्चर्स तैयार करते थे, तो इनको कुछ ना कुछ इनाम तो मिलना ही होता था। इसके अलावा जो डिवोटीज होते थे, जब भी वो टेम्पल जाते या स्तूपा जाते थे, तो वो अपने साथ गिफ्ट लेकर जाते थे एंड इन्हीं गिफ्ट को फिर यूज किया जाता था टू डेकोरेट द बिल्डिंग्स। एंड उस टाइम की ही नहीं, बल्कि अगर हम आज के टाइम पीरियड की भी बात करें, तो हम आज भी जब मंदिर जाते हैं, किसी सैक्रेड प्लेस पर जाते हैं, तो हम कुछ ना कुछ वहां पर ऑफर जरूर करते हैं, हम कुछ ना कुछ पैसा भी चढ़ाते हैं, राइट। तो ये तो पहले भी होता था, आज भी होता है। कोई भी इंसान खाली हाथ जाना पसंद नहीं करता बेसिकली मंदिर में। तो पहले भी जो लोग थे वो जब टेम्पल एंड स्तूपा जाते थे, तो वो खाली हाथ नहीं जाते थे, अपने साथ कुछ ना कुछ गिफ्ट लेकर जाया करते थे। फिर इन गिफ्ट्स को, मतलब जैसे कि अगर किसी ने पैसे चढ़ा दिए, तो उसको यूज किया जाता था बिल्डिंग्स को डेकोरेट करने में। अब फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एक एसोसिएशन था, एक ऑर्गेनाइजेशन थी आइवरी वर्कर की, जो आइवरी का काम करते थे बेसिकली। तो इन्होंने सांची में जो गेटवे बनवाया था उसके लिए पूरा पैसा दिया था इन्हीं वर्कर्स ने। इसके अलावा अदर वर्कर्स भी होते थे एंड अदर लोग भी होते थे, ऑर्डिनरी पीपल, जो कुछ ना कुछ ऑफर कर दिया करते थे, मतलब जिनका कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन होता ही होता था। जैसे कि मर्चेंट हो गए, फार्मर्स हो गए, गार्लैंड मेकर्स हो गए, परफ्यूमर्स हो गए, मतलब जो परफ्यूम बनाने वाले हैं, स्मिथ पीपल हो गए। इसके अलावा अदर जो पीपल हो गए who are known only by their names which were inscribed on pillars, railings एंड वॉल्स। तो जो भी अपनी ऑफरिंग ऐसे चढ़ाते थे, जैसे कि आइवरी वर्कर हो गए, इसके अलावा ऐसे कुछ बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो टेम्पल्स में किसी न किसी तरीके से ह्यूज मनी स्पेंड करती थी, तो उनके नाम इंस्क्राइब करा दिए जाते थे पिलर्स पर, रेलिंग्स पर, वॉल्स पर। तो ऐसे ही हमें बहुत सारे अदर लोगों के भी नाम पता चलते हैं, जैसे कि बहुत सारे मर्चेंट, फार्मर, गार्लैंड मेकर, परफ्यूमर, स्मिथ एंड हंड्रेड्स ऑफ मैन एंड वीमेन। इनके नाम हमें पता चलते हैं इन पिलर्स, रेलिंग एंड वॉल्स के इंस्क्रिप्शन से, क्योंकि उनके नाम बेसिकली इंस्क्राइब करा दिए जाते थे, गढ़वा दिए जाते थे। So when you get a chance to visit any of these buildings, remember how several hundreds of people probably worked to construct and decorate them. तो अब आप ना कहीं भी जाओ, चाहे आप एमपी जाओ या आप महाराष्ट्र जाओ या कहीं सांची जाओ या फिर आंध्र प्रदेश जाओ, तो वहाँ पर अमरावती में जो ये स्तूपा देखोगे। इसके अलावा उड़ीसा जाओ जहाँ पर आप जैन मोनेस्ट्रीज को देखोगे। तो बेसिकली आप ऐसे ऐसे जब प्लेसेस पर जाओगे ना, तो आप एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि इन चीज़ों को बनाने में, इन टेम्पल्स को, इन स्तूपास को बनाने में हजारों की संख्या में लोगों की ज़रूरत पड़ती रही होगी। अब हम पेंटिंग्स की बात करेंगे। So find Ajanta on map number 7, and this is a place where several caves were hollowed out of the hills over the centuries, and most of these were monasteries for Buddhist monk and some of them were decorated with paintings. अब देखो, आप पहले तो अजंता को लोकेट करो मैप नंबर 7 में। अजंता अलोरा की गुफाएं तो आपको पता है कितनी फेमस है। तो एक बड़ी सी हिल जो होती थी, मतलब जो पहाड़ी होती थी, उसको बेसिकली होलो आउट कर दिया जाता था, उसको काटा कूटा जाता था अंदर से, मतलब उसको होलो कर दिया जाता था एंड फिर सेवरल केव्स बनाई जाती थी उसमें। इस चीज़ को बनाने में भी सेंचुरीज लग जाती थी एंड
इन हिल्स के अंदर फिर क्या क्या बनाया जाता था? इन पहाड़ियों के अंदर मोनेस्ट्रीज बनाई जाती थी जहाँ पर बुद्धिस्ट मंक रहते थे, मेडिटेट भी किया करते थे, राइट। इसके अलावा फिर इनकी दीवारों को भी पेंट किया जाता था। तो जो ये केव्स है ना, इनकी दीवारों को भी पेंट किया जाता था। इसके अलावा यहाँ पर पेंटिंग के ना कुछ एग्जाम्पल्स हैं। तो ये बुद्ध की पेंटिंग नहीं है, ध्यान रखना, ये बुद्ध के एक फॉलोवर थे, उनकी पेंटिंग है ये, ठीक है। एंड यहाँ पर भी देखो आप, ये इस तरीके की पेंटिंग जो है बनाई गई। अब यहाँ पर हमने ये दो एग्जाम्पल पढ़े, एक ये और एक ये नीचे वाला। अब देखो, अगर केव्स की बात करें तो केव्स पर पेंटिंग है, लेकिन केव्स के अंदर मतलब गुफाओं के अंदर तो बहुत ज़्यादा अंधेरा होता है, तो फिर केव्स पर इतनी सुंदर पेंटिंग कैसे की गई? बेसिकली ये पेंटिंग की गई थी इन द लाइट ऑफ टॉर्च, मतलब दिया वगैरह जलाकर इन पेंटिंग्स को किया गया था। द कलर, और यहाँ पर टॉर्च का मतलब वो नहीं है जो सेल वाले टॉर्च होते हैं, बेसिकली टॉर्चेस का मतलब यहाँ पर है कि जैसे दिया जलाना, लालटेन वगैरह जला लेना, ठीक है। द कलर्स वर विविड इवन आफ्टर 1500 ईयर्स अगो, एंड जिन कलर्स का इन पेंटिंग में यूज किया गया ना, वो कलर्स आज भी उतने ही चमकीले, उतने ही शाइनी दिखते हैं जैसे वो बनाते वक्त थे। एंड इन कलर्स को बनाया कैसे गया? प्लांट से एंड मिनरल के एक्सट्रैक्शन से। जैसे कि एक इंडिगो प्लांट होता है जिसके बारे में ना आप क्लास 8th में पढ़ोगे, डोंट वरी। तो एक ना इंडिगो प्लांट होता है, उससे ना एक ऐसा ब्लू कलर निकलता है, उस ब्लू कलर से कपड़ों पर भी पेंट किया जाता था, ठीक है। सो इन द सेम वे प्लांट से भी कलर एक्सट्रैक्ट होते हैं, मिनरल से कलर एक्सट्रैक्ट होते हैं, एंड कुछ नया कलर भी बन जाता है दोनों के एक्सट्रैक्टेड कलर्स को मिक्स करने के बाद। तो ऐसे क्या होता था कि प्लांट एंड मिनरल के एक्सट्रैक्शन से जो है कलर कलेक्ट किया जाता था, एंड फिर उन कलर्स की हेल्प से दीवारों पर पेंट किया जाता था। अब ये जो पेंटिंग है एक तरीके का, ये एक स्प्लेंडेड वर्क है, मतलब इतनी सुंदर ये पेंटिंग है, लेकिन आज तक हमें ये नहीं पता चल पाया कि आर्टिस्ट कौन थे। आर्टिस्ट आज तक भी अननोन है। उसके पीछे रीज़न ये है कि आर्टिस्ट ने ना तो नीचे अपना नाम दे रखा है, ना सिग्नेचर कर रखा है। सो बेसिकली हमें ये ही नहीं पता कि आर्टिस्ट थे कौन। अब ये जो नेक्स्ट वाला पार्ट है, द वर्ल्ड ऑफ बुक्स, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसके अलावा आप मेरे साथ टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम पर जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू। हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका गौर, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद पेस। क्लास 6 की हिस्ट्री का ये है चैप्टर नंबर 11, एंड इस चैप्टर में अभी तक हमने ये जाना कि गुप्ता एंड पोस्ट गुप्ता एम्पायर में किस तरीके का आर्किटेक्चर था, किस तरीके का आर्ट था। अब हम लिटरेरी सोर्सेज के बारे में जानेंगे। तो हम ये पढ़ेंगे कि किस तरीके की बुक्स इस टाइम पीरियड में लिखी गई। सो टॉपिक है द वर्ल्ड ऑफ बुक्स। Some of the best known epics were written down during this period. इसी टाइम पीरियड में बेस्ट नोन एपिक्स लिखी गई जो बहुत फेमस थी। एपिक्स आर ग्रैंड एंड लॉन्ग कंपोजिशन। तो सबसे पहले क्वेश्चन कई बार एग्जामिनर यही दे देता है कि एपिक्स होते क्या हैं। बेसिकली एपिक्स जो होते हैं ना, वो ग्रैंड एंड लॉन्ग कंपोजिशन के होते हैं, मतलब मोटी मोटी किताबें होती हैं बिल्कुल। जैसे कि महाभारत देखा है ना, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एपिक, तो ऐसे ही एपिक्स होती है, मतलब बहुत मोटी मोटी किताबें होती हैं, लॉन्ग कंपोजिशन होता है बेसिकली। अब क्वेश्चन दूसरा ये आता है कि एपिक्स में लिखा किसके बारे में जाता है? तो एपिक्स में ना हीरोइक मैन एंड वीमेन के बारे में लिखा जाता है। अब हीरोइक मैन वीमेन का मतलब ये है कि वो आदमी औरत, वो मैन एंड वीमेन जिनमें कोई हीरोइक क्वालिटी होती है, उनके बारे में लिखा जाता है। इसके अलावा एपिक्स में भगवान की स्टोरीज को भी इंक्लूड किया जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इसको स्टार लगा लेना। अब आगे एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि कौन सी बुक किसने लिखी। तो यहाँ पर बताया जाएगा कि कौन सा एपिक किसने लिखा। अच्छा, यहाँ से क्वेश्चन ना शॉर्ट आता है, मतलब एग्जामिनर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि कौन सी बुक किसने लिखी, ये एपिक किसने लिखा, ठीक है। तो आपको पोइट का नाम, राइटर का नाम पता होना चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले एक फेमस तमिल एपिक की बात की गई है, एंड एपिक का नाम है सिलापड़ीकरम। तो सिलापड़ीकरम ये एक तमिल एपिक है, मतलब तमिल में इसे लिखा गया था। एंड एपिक इसलिए क्योंकि एक लॉन्ग कंपोजिशन है, ठीक है। तो सिलापड़ीकरम को कंपोज किसने किया था? एक पोइट थे जिनका नाम था इलांगो। एंड सिलापड़ीकरम को लिखा गया कुछ लगभग 1800 साल पहले, ठीक है। तो ध्यान रखना, आज से 1800 साल पहले की बात करें तो सिलापड़ीकरम लिखा गया, एक तमिल एपिक था, एंड इसको लिखने वाले कवि कौन थे? उनका नाम था इलांगो। अब ये स्टोरी किस बारे में थी?
बेसिकली इसमें ना लव ट्रायंगल दिखाया है, ठीक है, जैसे कि आज की मूवीज में आपको देखने को मिलेगा। सो इलांगो ने सिलापट्टीकरम में एक लव ट्रायंगल दिखाया। तो ये एक स्टोरी है एक मर्चेंट के बारे में। मर्चेंट का नाम है कोवलन। कोवलन पुहार में रहता है एंड ऑलरेडी वो मैरिड है। कोवलन की ऑलरेडी शादी हो रखी है एंड वो पुहार में अपनी वाइफ के साथ रहता है। लेकिन उसे एक दूसरी लड़की से प्यार हो जाता है एंड उसे जिससे प्यार होता है ना उसका नाम होता है माधवी। एंड माधवी जो है वो राजा के कोर्ट में कॉर्टेजन होती है। अब कॉर्टेजन का काम क्या होता है, बेसिकली पहले क्या होता था कि एंटरटेनमेंट के ज़्यादा साधन नहीं थे, तो उस टाइम पर नाच गाने चलते रहते थे, है ना, प्लेज वगैरह चलते रहते थे। जैसे कि आज के टाइम पर आप आराम से घर पे आते हो, बैठते हो, रिमोट उठाते हो, टीवी चलाते हो एंड आपका एंटरटेनमेंट हो जाता है। लेकिन पहले क्या होता था, नर्तकी होती थी, मतलब जो नाचने गाने वाला काम करने वाली लेडीज़ होती थी। इसके अलावा नाचने गाने वाला काम सिर्फ लड़कियां ही नहीं, आदमी लोग भी किया करते थे। तो कर्टिजन्स उन्हें ही कहा जाता है बेसिकली। तो कोवलन ऑलरेडी शादीशुदा था, लेकिन उसे एक कॉर्टिजन से प्यार हो जाता है जिसका नाम होता है माधवी, ठीक है। अब कोवलन जो था, अब उसे माधवी से प्यार हो गया, तो उसने अपनी वाइफ को नेग्लेक्ट करना शुरू कर दिया एंड कोवलन की वाइफ का नाम है कनंगी, ठीक है। सो अब स्टोरी इस तरीके की है, कोवलन ऑलरेडी मैरिड है कनंगी के साथ, लेकिन वो माधवी के चक्कर में अपनी वाइफ को इग्नोर करना शुरू कर देता है। एंड बाद में होता यह कि कोवलन एंड उसकी वाइफ कनंगी पुहार छोड़कर मदुरई चले जाते हैं। अब दोनों जैसे ही मदुरई जाते हैं तो वहाँ पर कोर्ट में एक ज्वेलर होता है। तो वो जो ज्वेलर होता है ना, वो कोवलन को झूठे आरोप में पकड़वा देता है एंड वो राजा के सामने कहता है कि कोवलन ने चोरी की है। अब राजा जो है वो ज्वेलर की बातों में आ जाता है, तो राजा यहाँ पर जो है कोवलन को डेथ की सज़ा सुना देता है। अब दूसरी तरफ कनंगी जो है अभी भी कोवलन से बहुत प्यार करती थी, आखिरकार हस्बैंड है भाई उसका, तो वो बहुत प्यार करती थी अपने हस्बैंड से अभी भी। तो अब वो ना बहुत ज़्यादा ग्रीफ में है, दुख में है। दुख में क्यों है? क्योंकि उसके हस्बैंड की अब डेथ हो गई है। एंड दूसरा, उसी के साथ साथ उसे गुस्सा भी आ रहा है। गुस्सा इसलिए आ रहा है क्योंकि इनजस्टिस हुआ है इनके साथ। क्यों? क्योंकि इसके हस्बैंड पर झूठा एक्यूजेशन लगाया था। इसके हस्बैंड ने कोई चोरी नहीं की थी, लेकिन फिर भी झूठे एक्यूजेशन में इसके हस्बैंड को डेथ की सज़ा सुना दी गई। तो अब जो कनंगी होती है वो गुस्से में पूरे मदुरई शहर को डिस्ट्रॉय कर देती है। यहाँ पर मतलब इस तरीके का गुस्सा, इस तरीके का इमोशन दिखाया है कनंगी का। अब यहाँ पर एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है सिलापट्टीकरम से ही। सिलापट्टीकरम जो कि तमिल एपिक अभी हमने पढ़ी एंड उसी की स्टोरी हम जान रहे हैं, ये लिखी थी इलांगो ने। तो यहाँ पर इलांगो पोइट जो है ना, वो कनंगी का ग्रीफ दिखाते हैं कि कनंगी को किस तरीके का ग्रीफ होता है एंड उसको शब्दों में बयान करते हैं। अब होता यह है कि कोवलन की डेड बॉडी को कनंगी के आगे रख दिया जाता है। तो यहाँ पर कनंगी अपने हस्बैंड की डेड बॉडी से बात करती है, कहती है कि ओ विटनेस ऑफ माई ग्रीफ यू कैन नॉट कंसोल मी, कि तुम मुझे कंसोल नहीं कर सकते अब। क्यों? क्योंकि मैं तो अकेली रह गई एंड मुझे तुम सांत्वना नहीं दे सकते। इज इट राइट दैट योर बॉडी इज फेयरर देन प्योर गोल्ड लाइज अनवॉश्ड हेयर इन द डस्ट। तो यहाँ पर वो कहती हैं कि तुम्हारी जो बॉडी है ना, वो प्योर गोल्ड से भी सुंदर है एंड तुम्हारी बॉडी पर अभी डस्ट है एंड तुम्हारी बॉडी अनवॉश्ड है। इसके अलावा वो अपने हस्बैंड की डेड बॉडी को देखकर कहती हैं कि तुम्हारे शरीर पर अभी फूल चढ़े हुए हैं एंड तुम ऐसे ही बेयर अर्थ पर लिटा रखे हो, लेकिन मैं अकेली रह गई हूँ, मैं हेल्पलेस हूँ, मेरी सहायता करने वाला कोई नहीं है एंड आई एम अबेंडन टू डिस्पेयर, और मैं बिल्कुल दुखी हूँ। इज देयर नो गॉड, क्या यहाँ पर भगवान नहीं है? क्या इस देश में भगवान नहीं है? कैन देयर बी अ गॉड इन लैंड, क्या इस धरती पर भगवान नहीं है? वेयर द स्वॉर्ड ऑफ द किंग इज यूज्ड फॉर द मर्डर ऑफ इनोसेंट स्ट्रेंजर। दैट मीन्स कि इनजस्टिस हुआ हमारे साथ एंड क्या भगवान ये नहीं देख रहा कि एक राजा की तलवार ने इनोसेंट का गला काट दिया? ठीक है, तो फिर से वो रेफर करती हैं कि क्या भगवान नहीं है? नहीं है भगवान। इस तरीके से वो अपना ग्रीफ दिखाती हैं। अब यहाँ तक तो हमने बात की सिलापट्टीकरम तमिल एपिक के बारे में जो इलांगो पोइट ने लिखी थी। अब दूसरी तमिल एपिक के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। दूसरी तमिल एपिक का नाम है मणिमेखलाई। अब मणिमेखलाई जो है वो किसने लिखी थी? सत्यनार ने लिखी थी एंड ये लिखी गई थी स्टोरी कुछ 1400 ईयर्स अगो।
दिस डिस्क्राइब्स द स्टोरी ऑफ डॉटर ऑफ कोवलन एंड माधवी। तो अब याद आया कि कोवलन एंड माधवी कौन थे, जो हमने सिलापट्टी करम में देखा कि कोवलन जो है एक तो उसकी वाइफ का नाम होता है कनंगी, ठीक है, लेकिन जिससे वो प्यार करता है उसका नाम होता है माधवी। तो कोवलन एंड माधवी की जो डॉटर होती है ना, उसकी स्टोरी मणिमेखलाई में बताई गई है। तो ये किसने बताई है? सत्यनार ने। सो दीज ब्यूटिफुल कंपोजिशंस वर लॉस्ट टू स्कॉलर्स फॉर मैनी सेंचुरीज। लेकिन जो ये सुंदर सी ये एपिक्स लिखे गए हैं ना, ये बहुत सालों पहले गुम हो चुके थे, टिल देयर मैन्यूस्क्रिप्ट वर रीडिस्कवर्ड। लेकिन बाद में हुआ ये कि इनकी मैन्यूस्क्रिप्ट रीडिस्कवर हुई कुछ लगभग 100 साल पहले। इसके अलावा अदर राइटर्स के बारे में बात करें जैसे कि कालिदास, इनके बारे में तो आप पढ़ भी चुके हो। अच्छा, हमने कौन सा वर्क इनका पढ़ा था, प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, ये आपका होमवर्क हो गया, ठीक है। अब कालिदास ने संस्कृत में लिखा, क्या लिखा चलिए देखते हैं। अ वर्स फ्रॉम मेघदूत। तो उन्होंने संस्कृत में लिखा मेघदूत। मेघदूत एक पोअम लिखी उन्होंने, एंड बेसिकली यहां पर भी वो लव शो करते हैं, ठीक है, मतलब एक प्यार दिखाते हैं लवर एंड बिलविड के बीच में। तो किस तरीके से प्यार दिखाया जाता है आइए जानते हैं। Here is a verse from कालिदास बेस्ट नोन पोअम। तो ध्यान रखना, मेघदूत किसने लिखी थी? कालिदास ने लिखी थी, संस्कृत में लिखी थी। एंड एक वर्क मैंने आप लोगों को दिया कि कमेंट सेक्शन में बताओगे हमने चैप्टर नंबर 10 में कौन सा वर्क देखा था कालिदास का। एंड जो कमेंट सेक्शन में आप वर्क का नाम बताएंगे जो कालिदास ने लिखा, उसमें भी उन्होंने लव स्टोरी बताई है। किसकी लव स्टोरी थी? किंग दुष्यंत की, है ना। तो अब अगर हम मेघदूत के बारे में बात करें तो कालिदास यहां पर भी लव स्टोरी दिखाते हैं दो लवर्स के बीच में जो एक दूसरे से सेपरेटेड हैं। अब देखो उस टाइम पर फोन तो होते नहीं थे, तो यहां पर देखो उनके प्यार को कैसे दिखाया है। तो मेघदूत में ये बताया कालिदास ने कि जो मॉनसून क्लाउड है ना, वो एक मैसेंजर का काम करते हैं। मतलब मॉनसून क्लाउड जो सुहावना सा मौसम होता है एंड जो सुहाने से बादल हो जाते हैं, वो लवर्स के बीच में मैसेज पास करने का काम करते हैं। तो उसी चीज़ के बारे में यहाँ बताया है। और यहाँ से इस वाले पार्ट से तो बिल्कुल भी एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन हाँ ये जरूर पूछ लिया जाएगा कि मेघदूत किसका वर्क है। इसके अलावा इसमें जो लवर्स को मैसेज पास करने के लिए मतलब रेफरेंस दिया है वो किसको दिया है? मॉनसून क्लाउड को। अब हम बात करेंगे कि ओल्ड स्टोरीज को किस तरीके से रिकॉर्ड करके प्रिजर्व रखा गया, मतलब सुरक्षित रखा गया। तो इसी टाइम पीरियड में बहुत सारे हिंदू रिलीजियस स्टोरीज भी जो है रिटन डाउन की गई एंड उनको प्रिजर्व किया गया, जिसमें इंक्लूड होते हैं पुराण्स। अभी देखो, अभी इससे पहले हमने एपिक्स की बात की थी, ठीक है, अब हम पुराण्स की बात करेंगे। पुराण सुना है ना आपने, जिसे हम कहते हैं बेसिकली पुराना। पुराना का मतलब क्या होता है? ओल्ड। तो पुराना से ही वर्ड आया पुराण। द पुराण कंटेन स्टोरीज ऑफ गॉड एंड गॉडेस। पुराण में भगवान की देवी देवताओं की स्टोरी लिखी गई है, जैसे कि विष्णु, शिव जी का तो आपने शिव पुराण सुनी होगी, है ना, दुर्गा एंड पार्वती, इन सब गॉड गॉडेस के बारे में पुराण में लिखा हुआ है। दे ऑल्सो कंटेन डिटेल्स ऑन हाउ दे वर टू बी वर्शिप्ड, एंड इनमें यह भी बताया गया है कि कैसे इनकी पूजा की जाती है, मतलब किन रिचुअल्स को फॉलो किया जाता है डिवोटी के थ्रू। बिसाइड्स देयर आर अकाउंट अबाउट द क्रिएशन ऑफ वर्ल्ड, एंड इन्हीं पुराण में यह भी बताया गया है कि इस वर्ल्ड का क्रिएशन कैसे हुआ, मतलब ये ब्रह्मांड कैसे बना। एंड इसके अलावा राजा महाराजाओं के बारे में भी बताया हुआ है। द पुराण्स वर रिटन इन सिंपल संस्कृत वर्स। पुराण को संस्कृत वर्स में लिखा गया, मतलब बेसिकली जो लैंग्वेज इसमें फॉलो की गई वो थी संस्कृत। एंड वर मेंट टू बी हर्ड बाय एवरीबडी। तो देखो, पुराण को संस्कृत वर्स में लिखा एंड दे वर मेंट टू बी हर्ड बाय एवरीबडी, दैट मीन्स लोग आकर पुराण को सुनते थे। एंड यहाँ पर ध्यान रखना कि अगर हम वेदास के टाइम पीरियड की बात करें तो उस टाइम पीरियड में विमेन एंड शूद्रास को वेद ना तो पढ़ने का एंड ना ही सुनने का अधिकार था। वेयर एज अगर हम इस टाइम पीरियड की बात करें तो जो पुराण थे ना, पुराण को अब विमेन भी एंड शूद्रास भी सुन सकते थे। दे वर प्रोबेबली रिसाइटेड इन टेम्पल्स बाय प्रीस्ट। तो पुराण जो हैं जैसे कि शिव पुराण हो गई बेसिकली एंड अदर जो पुराण हो गई, इनको
पुजारी पढ़ते थे टेम्पल में, मंदिर में, एंड लोग मंदिर में आते थे एंड उसको सुनते थे। अब ध्यान रखना, लोग जहां पर असेंबल होते थे उसे क्या कहा जाता था? मंडप, है ना, पढ़ चुके ना हम इसके बारे में। तो लोग मंदिर आते, मंडप में बैठते एंड इन पुराण को सुना करते थे, राइट। और ये चीज़ तो आज भी होती है, आपने देखा होगी कि मंदिरों में पुराण वगैरह चलते रहते हैं, शिव पुराण पढ़ी जाती है, राइट। एंड लोग आते हैं, असेंबल होते हैं, मंडप पे बैठते हैं एंड सुनकर वापस प्रसाद लेकर घर चले जाते हैं। वही चीज़ पहले भी होती थी। 2 संस्कृत एपिक्स भी लिखी गई, जैसे कि महाभारत एंड रामायण, और ये तो लॉन्ग टाइम से वेरी वेरी पॉपुलर। सम ऑफ यू मे बी फैमिलियर विद दी स्टोरीज, और आप लोगों में से बहुत सारे लोग इन स्टोरीज से फैमिलियर भी होंगे, क्योंकि महाभारत रामायण के ऊपर तो प्रॉपर प्ले आते हैं टीवी पर, पूरे नाटक आते हैं बने हुए। द महाभारत इज अबाउट अ वॉर फोर्ट बिटवीन द कौरवाज एंड पांडवाज। तो महाभारत में कौरव एंड पांडव की लड़ाई दिखाई गई है। इसके अलावा जो है कृष्ण के बारे में दिखाया गया है, एंड जो कौरव एंड पांडवाज थे वो एक दूसरे के कजन थे। महाभारत में जो लड़ाई होती है कौरवाज एंड पांडवाज के बीच में, तो ये लड़ाई क्यों होती है दोनों के बीच में? बिकॉज दे बोथ वांटेड टू गेन द कंट्रोल ऑफ देयर कैपिटल विच वाज हस्तिनापुर। तो कुरुज जो डायनेस्टी थी उसकी कैपिटल क्या थी? हस्तिनापुर थी। दोनों चाहते थे कि हस्तिनापुर की गद्दी उनको मिल जाए। अब ये स्टोरी तो बहुत पुरानी है, लेकिन इसे लिखा कब गया? कुछ 1500 साल पहले। ऐसा कहा जाता है कि पुराण एंड महाभारत इन दोनों को कंपाइल किया था वेद व्यास ने, जो कि एक ऋषि मुनि थे, ठीक है। तो पुराण एंड महाभारत इन दोनों को कंपाइल किया था वेद व्यास ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्टली आ सकता है एग्जाम में। इसके अलावा आपने चैप्टर नंबर 9 में भगवत गीता के बारे में भी पढ़ा था। भगवत गीता ऑल्सो इंक्लूडेड इन महाभारत। भगवत गीता में आप श्री कृष्ण के बारे में पढ़ते हो एंड उनके सारथी अर्जुन के बारे में जानते हो, एंड इसके अलावा श्री कृष्ण एंड अर्जुन दोनों की दोस्ती के बारे में भी आप भगवत गीता में पढ़ते हो। ये चीज़ हमने चैप्टर नंबर 9 में ऑलरेडी कर ली थी। अब हम रामायण के बारे में बात करेंगे। रामायण इज अबाउट राम, अ प्रिंस ऑफ कौशल। रामायण राम जी की स्टोरी है, एंड राम जो थे वो कौशल के राजा थे, हु वो सेंट इनटू एग्जाइल। इनको एक्चुअली एग्जाइल में भेज दिया जाता है, मतलब 14 ईयर्स का वनवास दे दिया जाता है। तो इनको 14 ईयर्स वन में काटने पड़ते हैं, एंड इनकी वाइफ भी इनके साथ जाती हैं। तो अब वनवास के टाइम पर होता यह है कि इनकी वाइफ को ना लंका का जो राजा था रावण, वो एबडक्ट कर लेता है। एबडक्ट करने का मतलब होता है अपहरण करना। एंड अब राम एंड रावण के बीच में लड़ाई होती है। राम जीत जाते हैं, एंड जीतने के बाद वो वापस अयोध्या लौटते हैं। अयोध्या कौशल की राजधानी थी, एंड कौशल के प्रिंस थे राम। महाभारत की तरह रामायण भी बहुत ही पुरानी स्टोरी है, लेकिन इसे लिखा कुछ ही साल पहले गया था, लाइक कुछ 1500-1600 साल पहले। एंड वाल्मीकि जो है ही इज रिकग्नाइज्ड एज द ऑथर ऑफ संस्कृत रामायण। तो संस्कृत रामायण के ऑथर कौन है? वाल्मीकि। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आप ध्यान रखना, ठीक है। डायरेक्ट ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो व्यास एंड वाल्मीकि, तो इनके बारे में आपको ध्यान रखना है। देखो, जैसे कि व्यास के बारे में सीधा डायरेक्ट ये क्वेश्चन आ जाएगा कि पुराण एंड महाभारत को किसने कंपाइल किया? वेद व्यास ने। संस्कृत रामायण के ऑथर कौन थे? वाल्मीकि थे। तो ये दो क्वेश्चन इस पैराग्राफ से काफी इंपॉर्टेंट बनते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द स्टोरीज टोल्ड बाय ऑर्डिनरी पीपल। वो स्टोरीज जो ऑर्डिनरी लोगों ने कंपोज की, एंड उन पोएम एंड सॉन्ग्स के बारे में बात करेंगे जो ऑर्डिनरी लोगों ने उस टाइम पर गाए, लिखे, ठीक है। अब देखो, इससे पहले हमने एपिक पढ़ा, पुराण पढ़ा। तो एपिक पोइट्स ने लिखा, एंड पुराण की अगर हम बात करें तो ऋषि मुनियों ने कंपोज किया एंड उसको कंपाइल किया। अब हम बात करेंगे ऑर्डिनरी पीपल की ना। ऑर्डिनरी पीपल, इन्होंने भी कहानियां सुनाई, पोएम्स कंपोज किए, सॉन्ग्स कंपोज किए, फिर उनको गाया भी, डांस भी किया, इसके अलावा प्लेज पर भी परफॉर्म किया। मतलब उस टाइम पर जो ये प्लेज वगैरह होते थे ना, ये एक एंटरटेनमेंट का साधन माना जाता था। Some of these are preserved in collection of stories such as Jataks and Panchtantra which were written down during this period. तो इस टाइम पीरियड में जो स्टोरीज लिखी गई उनको जातक एंड पंचतंत्रा में जो है प्रिजर्व करके रखा हुआ है।
एंड जो स्टोरीज हम जातक में देखते हैं ना, उनको स्तूपा की रेलिंग्स पर एंड अजंता की पेंटिंग्स में शो किया गया है। अब हम आगे एग्जाम्पल देखेंगे कि किस तरीके से शो किया गया है। हमने स्तूपास के बारे में जाना, फिर हमने रेलिंग्स भी देखी थी स्तूपास में। तो वो जो रेलिंग्स थी ना, उन रेलिंग्स पर जातक की स्टोरीज दिखाई गई है। तो जो स्कल्प्टर होते होंगे, जो क्राफ्ट पर्सन थे, उन्होंने बड़े अच्छे से जो है उन स्टोरीज को डेपिक्ट किया है रेलिंग्स पर। इसके अलावा अजंता की जो पेंटिंग्स है, उनमें भी आप देखोगे कि पेंटिंग्स में भी स्टोरीज को डेपिक्ट किया गया है। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल है। अब हम यहाँ पर एक मंकी किंग की स्टोरी पढ़ेंगे। वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ ग्रेट मंकी किंग। एक टाइम ऐसा था कि एक बहुत ही महान मंकी किंग रहता था, हु लिव्ड ऑन द बैंक्स ऑफ गंगा इन हिमालयाज, जो गंगा नदी के किनारे रहता था, विद 80,000 फॉलोअर्स। तो इस मंकी किंग के 80,000 अदर मंकी फॉलोअर्स भी थे। अब ये सभी मंकीज ना एक स्पेशल आम के पेड़ से फ्रूट तोड़कर खाया करते थे। एंड ये स्पेशल मैंगो ट्री इतना स्पेशल था कि इसके आम बहुत ही मीठे होते थे। सच एक्सक्विजिट मैंगोज डिड नॉट ग्रो ऑन द प्लेन। अब इतने स्वादिष्ट मैंगो प्लेन्स पर नहीं उगते थे, बल्कि हिमालयाज में ही उगते थे। वन डे अ राइप मैंगो फेल इनटू द रिवर। एक दिन हुआ ये कि स्पेशल मैंगो ट्री का एक राइपन्ड मैंगो, मतलब एक पका हुआ आम, गंगा नदी में गिर गया एंड फ्लोट होता होता वाराणसी तक पहुंच गया। गंगा नदी से बहते बहते वो वाराणसी तक पहुंच गया। वहां पर नदी में एक राजा स्नान कर रहे थे एंड राजा ने इस आम को चखा। उसको बहुत ही यम लगा, ये आम बहुत ही स्वादिष्ट लगा। अब राजा ने अपने किंगडम के फॉरेस्टर से कहा कि क्या वो राजा के लिए इस आम के पेड़ को ढूंढ सकते हैं। तो अब राजा के जो फॉरेस्टर थे, जो दरबारी थे बेसिकली, वो राजा को हिमालयाज ले गए जहां पर ये आम का पेड़ उगता था। अब राजा और उसके कॉर्टियर जो थे, उन्होंने भरपेट आम खाए। अब रात में राजा ये देखता है कि इसी आम के पेड़ से सभी मंकी भी आम तोड़कर खा रहे हैं। तो अब राजा ने सोचा कि क्यों ना इन मंकीज को मैं मार दूं, ठीक है, ताकि इस आम के पेड़ से कोई और आम ना खाए। इसीलिए राजा ने सोचा कि क्यों ना इन सभी मंकीज को मैं मार दूं। However, the king of the monkeys worked out a plan to save his followers. तो अब मंकी किंग को राजा का ये प्लान पता लग गया कि राजा ना सारे मंकीज को मारना चाहता है। तो अब मंकी किंग चाहता था कि वो अपने फॉलोअर्स को बचाए, तो इसीलिए उसने एक प्लान बनाया ताकि उसके सभी फॉलोअर्स सेव हो सकें। तो अब मंकी ने क्या किया कि इस मैंगो ट्री की ब्रांचेस को तोड़ा एंड उन सभी ब्रांचेस, मतलब बेसिकली टहनियों को एक दूसरे से बांध दिया एंड बांध कर अक्रॉस द रिवर एक ब्रिज बना दिया। एंड इस ब्रांच का एक एंड तो उसने जो है खुद पकड़ा एंड दूसरा एंड उसने मैंगो ट्री पर बांध दिया था। एंड इस तरीके से उसने सभी फॉलोअर्स को जो है बचा लिया एंड सारे फॉलोअर्स जो है वो उस टहनी के सहारे सबने नदी को क्रॉस भी कर लिया। लेकिन जो मंकी किंग था वो काफ़ी एग्जॉस्ट हो गया, क्योंकि 80,000 मंकीज को उसने बचाया था। तो ऑब्वियसली सी बात है ये थक गया, एग्जॉस्ट हो गया। अब इतना थक गया कि ये नीचे गिर गया और मर गया। अब ह्यूमन किंग को जब इस सारी घटना का पता चला तो ह्यूमन किंग ने इस मंकी किंग को बचाने की कोशिश की, लेकिन वो बचा नहीं पाया एंड एट द एंड मंकी किंग मर गया। अब मंकी किंग जब मरता है तो राजा ना उसकी डेथ का पूरा मौन करता है एंड इसके अलावा उसको रिस्पेक्ट भी देता है, ठीक है। अब ये जो स्टोरी है, यही स्टोरी जो मंकी किंग एंड ह्यूमन किंग की हमने पढ़ी, इस स्टोरी को ना स्तूपा पर दिखाया है। एंड कौन से स्तूपा पर? स्तूपा एट बहरोत, जो कि सेंट्रल इंडिया में है। तो बहरोत का जो स्तूपा है ना, बेसिकली वहां दिखाया है। कैन यू आइडेंटिफाई विच पार्ट ऑफ द स्टोरी आर शोन इन द स्कल्प्टर? आप ये देखो, यहाँ पर ये आप देख सकते हो किस तरीके से, जैसे देखो ये पेड़ है बेसिकली एंड ये टहनी है, इसके अलावा ये मंकीज दिखाए गए हैं। तो इस तरीके से ये देखो, ये रहा मंकी। इस तरीके से स्कल्प्टर के थ्रू स्टोरीज को डेपिक्ट किया जाता है, ठीक है। इसी टाइम पीरियड में बहुत सारी बुक साइंस पर भी लिखी गई। तो अभी हम बात करेंगे आर्यभट्ट के बारे में। आर्यभट्ट एक मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोनॉमर थे। इन्होंने संस्कृत में एक बुक लिखी एंड बुक का नाम है आर्यभट्टियम। He stated that day and night were caused by the rotation of the earth on its axis. तो यहाँ पर आर्यभट्ट ने अपनी बुक में ये बताया कि दिन और रात होने का रीजन क्या है। तो इन्होंने कहा कि जो हमारी अर्थ है ना,
ये जो अर्थ है ये अपनी एक्सिस पर ही घूमती रहती है। ये है देखो नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल, और ये इमेजिनरी एक्सिस लाइन है, ठीक है। हमारी अर्थ थोड़ी सी इंक्लाइंड है, ये चीज़ आप ज्योग्राफी में पढ़ चुके हो। एंड आपने रोटेशन रेवोल्यूशन का डिफरेंस भी ऑब्वियसली इसी बात है पढ़ लिया होगा, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर में ही ये बात बता रखी है, ठीक है। तो अब देखो आर्यभट्ट कहते हैं कि हमारी अर्थ जो है ना वो अपनी एक्सिस पर रोटेट करती रहती है, इसी वजह से दिन और रात होते हैं, लेकिन हमें लगता ये है कि सन जो है वो राइज हो रहा है एंड सन ही सेट हो रहा है, मतलब सन घूम रहा है, लेकिन सन स्टेशनरी है, बल्कि हमारी अर्थ जो है वो घूम रही है, वो रोटेट कर रही है अपनी एक्सिस पे, एंड इसीलिए डे एंड नाइट होते हैं। एंड ज्योग्राफी को थोड़ा सा ध्यान में लाओ, यहाँ पर अर्थ डे किसे बोला जाता है, इसी को अर्थ डे भी बोला जाता है। जब हमारी अर्थ ना अपनी एक्सिस पर रोटेट होती है, इसकी वजह से दिन रात होते हैं, तो इसको अर्थ डे बोला जाता है ना। He developed a scientific explanation for the eclipses as well. अब आर्यभट्ट ने एक्लिप्सिस का भी रीजन बताया कि एक्लिप्सिस क्यों होते हैं, जैसे कि सूर्य ग्रहण क्यों होता है, चंद्र ग्रहण क्यों होता है, ये चीज़ें भी बताई। इसके अलावा सर्कल के सरकमफ्रेंस को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला भी इन्होंने दिया, एंड ये फॉर्मूला आज के फॉर्मूला से काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है, बिल्कुल मतलब नियरली एक्यूरेट ही कह सकते हो आप, है ना। तो पाई का फॉर्मूला इन्होंने दिया, एंड हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं, 2πr। अब आर्यभट्ट के अलावा अदर मैथमेटिशियंस एंड अदर एस्ट्रोनॉमर भी थे, जैसे कि वराह मिहिरा, इसके अलावा ब्रह्मगुप्ता, भास्कराचार्य, ये सब अदर मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोनॉमर भी थे, आप इनके बारे में भी पता कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर जीरो के कॉन्सेप्ट की बात करेंगे पहले, फिर हम आयुर्वेदा के बारे में बात करेंगे। वाइल न्यूमरल्स हैड बीन यूज्ड अर्लियर, न्यूमरल्स को तो बहुत पहले भी यूज किया जाता था, है ना, लेकिन इस न्यूमरल में ना इंडियन मैथमेटिशियंस ने अब एक नया कॉन्सेप्ट दिया, वो था जीरो का सिंबल। तो ये है जीरो का सिंबल, तो ये जो सिंबल है ये इन्वेंट किया था इंडियन मैथमेटिशियन ने। फिर इस सिस्टम ऑफ काउंटिंग को अडेप्ट किया अरब ने, उसके बाद यही सिस्टम ऑफ काउंटिंग यूरोप में भी फैल गया। फिर उसके बाद धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड में जीरो का कॉन्सेप्ट शुरू हो गया था, एंड जीरो के कॉन्सेप्ट को ऐड किया गया बेसिकली, एंड वैसे ही फिर काउंटिंग की जाती थी इसको इंक्लूड करके। अब रोमन्स की अगर हम बात करें तो रोमन्स यूज्ड अ सिस्टम ऑफ काउंटिंग विदाउट जीरो। तो रोमन्स कैसे काउंटिंग करते थे, विदाउट यूजिंग जीरो, क्योंकि इनके जो लेटर्स है वो अलग है, जैसे कि फर्स्ट के लिए, सेकंड के लिए रोमन लेटर देखे ना अपने, ऐसे ये हो गया फोर्थ, ये हो गया फिफ्थ, फिर ये हो गया 10th, ये हो गया 9th, है ना, 9 बेसिकली, राइट। इस तरीके से इनके जो है रोमन लेटर्स हैं, तो इसमें इनकी काउंटिंग होती थी, तो इसीलिए इन्होंने जीरो का कॉन्सेप्ट यूज नहीं किया था। अब आयुर्वेदा की बात करें तो आयुर्वेदा इज वेल नोन सिस्टम ऑफ हेल्थ साइंस दैट वाज डेवलप्ड इन इंडिया इन एंशिएंट टाइम। तो एंशिएंट इंडिया में जो आयुर्वेदा का कॉन्सेप्ट है, बेसिकली इस टाइम पीरियड में हमें ये भी देखने को मिला कि बहुत सारे आयुर्वेदा का कॉन्सेप्ट लेकर जो प्रैक्टिशनर हैं वो आगे आए, और उन्होंने बहुत सारी बुक्स भी लिखी साइंस के ऊपर, दवाइयों के ऊपर। तो अब अगर हम इसी टाइम पर 2 प्रैक्टिशनर की बात करें तो एक थे इंडिया से चरक एंड दूसरे थे सुश्रुत। तो यहाँ पर सेंचुरीज देखो कि कब की बात हो रही है, 1900 और लगभग 2000 साल पहले की यहाँ पर बात हो रही है। तो जो चरक थे उन्होंने चरक संहिता लिखी थी, रिटन बाय चरक, एंड इन्होंने ये बुक लिखी थी मेडिसिन के ऊपर। एंड सुश्रुत जो थे उन्होंने सुश्रुत संहिता लिखी थी, ये इन्होंने लिखी थी सर्जिकल प्रोसीजर पर कि किस तरीके से सर्जरी होनी चाहिए। तो ये ध्यान रखना कि चरक ने लिखी चरक संहिता, सुश्रुत ने लिखी सुश्रुत संहिता। लेकिन अगर हम दोनों ही बुक्स की एक स्पेशलिटी की बात करें तो चरक संहिता मेडिसिन पर थी एंड सुश्रुत संहिता जो है वो सर्जिकल प्रोसीजर्स पर थी। अब हम पेपर के बारे में बात करेंगे कि पेपर कब इन्वेंट हुआ, किसने इन्वेंट किया, कहाँ इन्वेंट हुआ। सो पेपर हैज़ बिकम अ पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ्स। हमारी डेली लाइफ में हम पेपर यूज़ करते हैं, जो हम बुक पढ़ते हैं वो भी पेपर पर ही प्रिंटेड है, हमें लिखने के लिए भी पेपर की ज़रूरत होती है। तो ये पेपर इन्वेंट कहाँ हुआ था? पेपर वॉज इन्वेंटेड इन चाइना अबाउट 1900 ईयर्स अगो। पेपर इन्वेंट हुआ था चाइना में 1900 साल पहले। इसको इन्वेंट किया था जिसका नाम था काइलून, ठीक है, काइलून ने इसे इन्वेंट किया था। बनाया कैसे था बेसिकली? ही बीट प्लांट फाइबर, क्लॉथ, रोप एंड द बार्क ऑफ ट्री। तो उसने क्या किया कि प्लांट फाइबर, क्लॉथ, रोप एंड
ट्रीज के जो बार्क होते हैं, जो ऊपर का वो जो छिलका सा होता है, राइट, उसको इन्होंने मिक्स किया, फिर उसको बीट किया। बीट करने के बाद ये सारी चीज़ें उन्होंने पानी में सोख कर दी एंड फिर प्रेस करके उस पानी को ड्रेन किया, पानी को पूरा निचोड़ दिया। एंड जो वो पल्प बना हुआ था फाइबर, क्लॉथ, रोप एंड बार्क ऑफ ट्री का, जो ये पल्प बना था, इसको ड्राई किया एंड तब जाकर पेपर तैयार हुआ। एंड आज के टाइम पर भी हैंडमेड पेपर इसी सिमिलर प्रोसीजर से बनाए जाते हैं, सेम प्रोसेस फॉलो करके पेपर तैयार किए जाते हैं। तो हमारा ये जो 6th क्लास की हिस्ट्री है ना, यहाँ पर आज हमारी खत्म होती है। बस एक छोटा सा ये पैराग्राफ रहता है, फिर आगे थोड़ा सा इसका हम ये वाला पार्ट भी आज कर ही लेंगे। मैच द फॉलोइंग। द टेक्निक ऑफ मेकिंग पेपर वॉज अ क्लोजली गार्डेड सीक्रेट फॉर सेंचुरीज। अब ये जो पेपर बनाने की टेक्निक थी ना, इसे चाइना वालों ने बहुत टाइम तक, सालों साल छुपा कर रखी थी दूसरों से, लेकिन ये उतने ज़्यादा टाइम छुपा नहीं पाए। एक टाइम तो कहते हैं ना कि एक टाइम तो बाहर सीक्रेट आना ही होता है। तो बेसिकली ये सीक्रेट जो है लीक हो गया। पहले तो ये कोरिया में आया 1400 ईयर्स अगो, फिर स्प्रेड हुआ जापान में, फिर उसके बाद बगदाद में 1800 साल पहले, एंड फिर बगदाद के बाद ये स्प्रेड हुआ फॉर्मूला पेपर बनाने का यूरोप, अफ्रीका एंड एशिया के अदर पार्ट में। ठीक है, तो इस तरीके से लोगों को पता चला कि भाई पेपर बनाना कैसे है। स्तूपा बिल्डिंग की जब शुरुआत हुई थी तो वो हुई थी 2300 साल पहले। अमरावती जो स्तूपा है वो बना था कुछ 2000 साल पहले। कालिदास के बारे में बताया कि 1600 ईयर्स अगो इन्होंने बुक लिखी थी। एंड फिर बात की गई है कि 1500 साल पहले आयरन पिलर जो है बनाया गया, टेम्पल एट भीतर गांव, और जिसको हम मोनोलिथिक बोलते हैं बेसिकली। ठीक है, मोनोलिथिक टेम्पल बोलते हैं। इसके अलावा अजंता की पेंटिंग के बारे में हमने जाना, आर्यभट्ट की बुक्स के बारे में हमने पढ़ा, जिसमें हमने आर्यभट्टियम के बारे में जाना, और इन्होंने जो भी डिस्कवरी की थी उसके बारे में इन्होंने आर्यभट्टियम में बताया था। दुर्गा टेम्पल कहाँ पर? एहोल में, है ना, 1400 ईयर्स अगो ये बनाया गया था। लगभग 1400 ईयर्स अगो दुर्गा टेम्पल बनाया एहोल में। अब हम यहाँ मैच द फॉलोइंग करेंगे। तो पहला है प्लेस वेयर द इमेज ऑफ द डेटी इज इंस्टॉल्ड। आपको वो प्लेस बताना है जहां पर डेटी की इमेज को प्लेस किया जाता है, दैट इज गर्भगृह। फिर है माउंट। माउंट क्या है? स्तूपा, है ना। फिर है सर्कुलर पाथ अराउंड स्तूपा। स्तूपा के चारों ओर चक्कर लगाने के लिए जो सर्कुलर पाथ है उसे क्या कहा जाता है? प्रदक्षिणा पथ, मतलब परिक्रमा लगाने के लिए पाथ होता है। फिर है प्लेस इन टेम्पल वेयर पीपल कुड असेंबल। तो अभी मैंने बताया था मंडप, है ना, लोग आते हैं टेम्पल एंड एक जगह पर, एक प्लेस पर वो असेंबल होते हैं, उस प्लेस को मंडप कहा जाता है। वहाँ बैठकर वो पूजा करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। इसके अलावा अदर रिलीजियस रिचुअल करते हैं, कथाएं सुनते हैं, पुराण सुनते हैं। फिर बात की हमने शिखर के बारे में। शिखर इज अ टावर एंड इट इज प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ द गर्भगृह। फिर आगे देखते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स। चलिए फिलिंग द ब्लैंक्स कर लेते हैं। पहला देखो, डैश वॉज अ ग्रेट एस्ट्रोनॉमर, आर्यभट्ट लिख लेना। नेक्स्ट है स्टोरीज अबाउट गॉड एंड गॉडेस आर फाउंड इन, कि गॉड एंड गॉडेस की स्टोरीज आपको कहाँ मिलती हैं? एपिक्स में। ठीक है, एपिक्स लिख लेना। नेक्स्ट है डैश इज रिकग्नाइज्ड एज द ऑथर ऑफ संस्कृत रामायण, वाल्मीकि लिख लेना। नेक्स्ट है डैश एंड डैश आर 2 तमिल एपिक। तो एक तो लिखी थी इलांगो पोइट ने, वो थी सिलापट्टिकरम। दूसरी लिखी थी सत्यनारायण ने, वो थी मणिमेखलाई। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी 6th क्लास की हिस्ट्री का ये लास्ट चैप्टर खत्म होता है एंड हमने सारी की सारी हिस्ट्री बड़े अच्छे से कंप्लीट कर ली है। अब इसी के साथ साथ मैं ज्योग्राफी एंड सिविक्स भी करा रही हूँ, तो आप उन सीरीज को भी देखना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप मेरे साथ टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं एंड आपको टेलीग्राम पर टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहती हैं। चलिए अब हम मिलते हैं 6th क्लास की ज्योग्राफी में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।